Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. So in today's video, we will discuss some important questions for the upcoming exam of UGC Net as well as SET. So let's get started. So the first question is that explicit plus implicit cost is equals to जब हम लोग ऐड करेंगे explicit cost plus implicit cost को तो हमें क्या मिलेगा. सो ऑप्शंस है प्राइवेट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर सोशल कॉस्ट. सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है वो वाली मॉनेटरी पेमेंट जो कि हमें करनी पड़ती हैं आउटसाइडर्स को उनकी सर्विसेज के लिए, उनके रॉ मटेरियल के लिए. और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं जो कि जब हम लोग वो वाला काम खुद करते हैं या फिर अगर हमारी जो फैक्ट्री हो हमारी खुद की है तो उसके बदले में हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा. और इन केस अगर फैक्ट्री आपकी नहीं है, आपको उसके लिए रेंट देना पड़ रहा है, तो ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कि हम लोग आउटसाइडर्स को करते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर हम लोग अपनी खुद के सर्विसेज को यूज़ करते हैं, अपने खुद के रॉ मटेरियल को या फिर अपनी खुद की फैक्ट्री को, अपने प्लांट को यूज़ करें तो वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो जब हम लोग एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास आएंगी इकोनॉमिक कॉस्ट. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए. ऑप्शंस हैं एजुकेशन, विमेन हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी इज कास्ट सिस्टम या फिर डी इज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. सो कास्ट सिस्टम इज़ नॉट रेलिवेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो कास्ट सिस्टम है वो रेलिवेंट नहीं है. सो हियर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्स. सो इनमें से कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि सेंट्रल टैक्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनको इम्पोज किया जाता है. सो ऑप्शंस हैं एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स या और कस्टम ड्यूटी. बी इज एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स. सी इज इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड हाउस टैक्स. और डी इज कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और इनकम टैक्स. सो इनमें से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और जो इनकम टैक्स है वो क्या है, वो सेंट्रल टैक्स है. सो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल टैक्स है यानी कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इम्पोज किया जाता है. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now next, in case of an inferior good, the income elasticity of demand is. So inferior goods के केस में हमारी जो income elasticity of demand है वो कैसी होती है, ज़ीरो होती है, नेगेटिव होती है, इनफाइनाइट होती है या फिर पॉजिटिव होती है. सो इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव होती है. नेगेटिव होने का मतलब ये कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग इन घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो नॉर्मल गुड्स हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. सो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के नॉर्मल गुड की ओर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. सो इसलिए इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स. सो इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज का क्या मतलब है, स्टेडी ग्रोथ बिगिन. स्टेडी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है. इकोनॉमी स्टेगनेंट, इकोनॉमी जो है वो स्थिर हो जाती है. इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली होती है. ऑल कंट्रोल्स आर मूव्ड, सारे ही कंट्रोल्स को रिमूव कर दिया जाता है. सो टेक ऑफ स्टेज का मतलब इकोनॉमी में ये है कि स्टेडी ग्रोथ जो है वो बिगिन हो जाती है, स्टडी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है. सो स्टडी ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आउटपुट है, हमारी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, हमारा कैपिटल स्टॉक है, या तो वो कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर वो कांस्टेंट होते हैं. सो स्टडी ग्रोथ का मतलब कि जहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं या तो वो कांस्टेंट रेट के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर वो कांस्टेंट होते हैं. सो टेक ऑफ स्टेज का मतलब इकोनॉमी में ये है कि जो स्टडी ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है. नाउ नेक्स्ट, जीएनपी कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट इंक्लूड. सो जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू तो किसको इंक्लूड नहीं किया जाता. ऑप्शंस हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
सो जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फर्म्स. जब हम लोग मोनोपोली पावर की डिग्री को जो है वो मेजर करते, तो कैसे हम लोग मेजर करते, इसको क्या बोला जाता है. सो ऑप्शंस हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, बोथ नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस. सो द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगाते कि जो डिग्री है मोनोपोली पावर वो कितनी होगी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिक प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी जो है वो बोला जाता है. और ये हमको तब मिलते हैं जब हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है हमारी कॉस्ट से, यानी कि जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उससे ज़्यादा हम लोगों ने उन आइटम्स को बेच के जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू हम लोगों ने कलेक्ट किया है. जब हमारा रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से बढ़ता है तब हमको जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न होते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगली आने वाली वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.